बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 दिसंबर साल 2021 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोते शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, इनायात हैं, नवाशे हैं कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेशक बेशक। एक ही खबर है, उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा पॉजिटिव पढ़ा जाएगा जी जी, क्योंकि प्रोग्राम का आगाज है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR इस हफ्ते के अंदर, जो हफ्ता कल मंडे को शुरू हुआ है, एक सिंगल सेल टैक्स रिटर्न पोर्टल फाइल करेगा, यानी अपलोड करेगा, जिसके ऊपर आप सिंगल सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अच्छा जी। और ये बहुत बड़ी सहूलत है, और जितनी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए खजल खारी होती है इंडस्ट्री को और ट्रेड को, ये उसका बेहतरीन इलाज है। अच्छा जी, ये तो उसका हो गया पॉजिटिव हिस्सा जी। अब जो उसका मौजू लगाने वाला हिस्सा है वो ये है कि ये हुकूमत अपने तौर पे नहीं कर है। ये वर्ल्ड बैंक की ना कंडीशन थी। उसकी वजह क्या थी भला? क्या? $226 मिलियन का कर्ज लेके हम वर्ल्ड बैंक से खा गए हुए, लेकिन काम नहीं किया। पैसा ले लिया और काम नहीं किया, हमारा काम नहीं किया, तनख्वाहें खा गए, तुन गए। FBR के अंदर जो IT के नाम के ऊपर कहता है ना आमिर खान पीके मूवी में, खा गए, तुन गए। और जब ये होने लगा है तो भला क्या हुआ है जी? जो FBR का हेड है ना टेक्नोलॉजी का, उसने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। उसने कहा अब कहाँ वो रही मौज मस्तियां, तो लिहाजा अहले चमन बसो, हम तो अपने घर चले वाला साहब हो गया। वो इस्तीफा दे के टुर गया। यार वैसे हद होती है यार, वैसे ईमान से। ठीक है। अच्छा जी। और इस्तीफे भी आएंगे? जो है और इस्तीफे भी आएंगे? वो बड़े आएंगे। जिसकी दिहाड़ी पूरी हो गई है, जिसका थैला भर गया, वो चला जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नज़रसानी शुदा बिल के अंदर ये बात नहीं बताई जा रही कि अफराते ज़र के ऊपर काबू पाना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ज़िम्मेदारी है। अब तक की जो इतलात मिल रही हैं उसके अंदर स्टेट बैंक कहता है कि हम तो ये काम करने के लिए हम तो हैं ही नहीं, ये तो वफाकी हुकूमत का काम है। और वफाकी हुकूमत कहती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इकदाम उठाए हैं जिनके नतीजे में हम तवक्को रखते हैं कि अफरात ज़र में कमी होगी। ये दोनों के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। एक तरफ शौकत तरीन ने बयान दिया है, दूसरी तरफ रज़ा बाकर ने बयान दिया। तो रज़ा बाकर तो अपने आप को वैसे ही इंसानों से मावरा कोई चीज़ समझता है ना, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए उसकी तो बात छोड़े उस चमुड़े की। लेकिन यार मेरा मतलब है कि 22% अफराते ज़र है, आपने कल बताया था। जी जी, ठीक है। 22% आम अफराद के लिए जिनकी तनख्वाह 30,000 या 30,000 रुपये से कम है, उनके लिए हर हफ्ते उनकी मुबैना तौर पे खरीदी जाने वाली अशिया की कीमत में 22% इजाफा हो रहा है। यानी एक चीज़ जो पिछले हफ्ते वो 100 रुपये की खरीद के लाए थे, इस दफ़ा खरीदने गए तो 122 रुपये की थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का अपना जारी किया हुआ डाटा कह रहा है। जो प्राइवेट शोबा ये काम कर रहा है उसने कहा जी ये गलत कह रहा है, 22 नहीं 36%। सुभान अल्लाह। हम सरकार की बात पे रहते, जो सरकार ने कहा है कि वो 22% अफरात ज़र है। और इस नाबगाह रोजगार हुकूमत के अंदर ये तय नहीं हो रहा कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है या वजारत खजाना की जिम्मेदारी है। मैं सदके जाऊं यार, इसने कोई अदारा तबाह करने से नहीं छोड़ा, इसने भी और इसके लाने वालों ने भी। कोई पाकिस्तान का निज़ाम सिस्टम तबाह बर्बाद करने से एग्जम्प्ट नहीं किया, इन्होंने छोड़ा नहीं है। यानी जो अच्छा वाला था कि वजारत खजाना उसको कहती थी स्टेट बैंक को कि तू इधरों घेरते असी इधरों घेरने, और वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया करते थे। अब दोनों लात पे लात रख के आखिरी अंगूठे में सिगरेट दबा के तो ऐसे पी रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा काम है, वो कहता ऐसा काम, और अवाम रगड़ी जा रही। एक काम करो, मेरे तो पा दो कि मेरा काम था, वो जिम्मेदारी फिर मेरे पे डाल देना। वहां पे
डाल रहे हैं, मेरे पे डाल दे, अवाम पे ही डाल रहे हैं दोनों जिम्मेदारी। हमारी तो जिम्मेदारी, वजारत खजाना कहती है जी अफरात ज़र को कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, स्टेट बैंक करेगा, और स्टेट बैंक कहता है ये साडा काम तो नहीं, वजारत खजाना करेगी। और दोनों के दरमियान लिटरली ये मैं लड़ाई कम से कम पिछले 3 माह से देख रहा हूँ, ठीक है। और अंदाजा करें जब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्या नाम है इसका, रजा बाकर, जी जी, आपको पता है कि वो रजा बाकर को इस बिल के अंदर वो पावर्स भी हासिल हैं जिसके तहत वो स्टेट बैंक का बोर्ड खुद अपॉइंट कर सकता है, टोटल? हुकूमत जी, टोटल का टोटल जी खुद अपॉइंट कर सकता है। वो अपनी निक्की बाजी के बारे में ये ख्याल करे कि कारवेली बैठी रहती है, चल निक्की तेनों मैं गवर्नर स्टेट बैंक के बोर्ड के अंदर लगवा के आता हूं। ये खुदा का बेटा है, हाँ, खुदा का बेटा है दादाजी। सार्जुल जो लेके आए वो खुदा के बेटे हैं, जो इसको लेके आए हैं इस डाकू को वो खुदा के बेटे हैं। तो हम इनके बारे में क्यों ऐसी जुबान खोलें और उसके बाद साडा पेट खोल जाए। करदा फिर टकोर फायदा की सारे, ये बड़ी तबाही फिर रही है। सामीन कराम, नाज़रीन कराम, मैं आपको क्या बताऊं, खून बॉयल करता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ये सोच के कि यार इस शख्स के अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं यार। आप इसको एब्सोल्यूट पावर दे रहे हैं कि ना उसको पार्लियामेंट पूछ सकती है, ना उसको सदर पाकिस्तान पूछ सकता है, ना उसको वजीर आजम पूछ सकता है। यार इसको इस कुर्राए अर्ज के ऊपर ये किसको जवाब दे है यार? ये वो इंडियन डिप्टी गवर्नर को जवाब दे होगा, ठीक है ना, के साथ। और जिन कह दे फिर तो गई तबाही है, बोल दे बचा क्या। डिप्रेशन की पीक ही है कि वहां से निकल जाती है यार। मेरा मतलब है कि बस छोड़ें इस बात को। हाँ, इकोनॉमिक कमेटी फॉर नेशनल, वो जो भी होता है एक वो फोरम होता है, वो उसने अप्रूवल दे दी 265 अरब रुपए की मालियत के प्रोजेक्ट की, और इनमें सखर हैदराबाद मोटरवे भी शामिल है। ये शायद हमारी पिछली दफ़ा हम रह गई थी, ठीक है जी। और अब पता नहीं कितनी इन्होंने उसकी कीमत बढ़ा चढ़ा के ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया। 3 साल के बाद पाकिस्तान में किसी नई सड़क की पहली मंजूरी है, ठीक है जी। किसी नई सड़क की, अगरचे इसकी फिजिबिलिटी बन चुकी हुई है, नई ये भी नहीं है, तो नवाज शरीफ के दौर में नहीं थी? अप्रूव हो चुका हुआ है, फिजिबिलिटी बन चुकी है। उन्होंने सिर्फ ये जो सियालकोट मोटरवे वजीराबाद तक एक्सटेंड होनी थी, सियालकोट मोटरवे जो वजीराबाद तक एक्सटेंड होनी थी उसकी, और ये कराची हैदराबाद मोटरवे, जब फिर पूरा पाकिस्तान जो है पेशावर से लेके कराची तक और मोटरवेज के जरिए आपस में कनेक्ट हो जाएगा। चौथे साल पहली सड़क, देखिए वो सीधा घर नहीं पहुंच जाता। हूँ सीधा घर नहीं पहुंच जाता, चौथे साल में पहली सड़क। पाकिस्तान में कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगने की जो अदादोशुमार है वो 150 मिलियन का इंसान क्रॉस कर गए हैं, यानी 15 करोड़ को दावा तो ये किया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC का ये डाटा है। क्यों पैसा नहीं मिल रहा कि ना बूस्टर शॉट के लिए मुफ्त वैक्सीन मिल रही है, ना वो डाटा मिल रहा। हाँ जी, अगली खबर। शुगर सेक्टर से जो टैक्स कलेक्शन है वो 11% बढ़ने के बाद बढ़ गई है 6 माह में। यार आप अंदाज़ा करें, पिछले 6 माह के अंदर चीनी की कीमत जो है वो 90 से बढ़ के 110 पे चली गई है। तो ये कितनी हुई? परसेंटेज इसके भी निकाल लेते हैं, तकरीबन 22-23%। ठीक है, तो कीमत कितनी बढ़ी? 22%। जी 22%। और टैक्स कितना बढ़ा? 11%। इसका मतलब है 11% टैक्स चोरी हुआ जी। ये कुछ चाट गया हांडी हांडी कीड़ा चट गया सामने चीजें हैं, और प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं करप्शन नहीं होने दूंगा। और ये उन्होंने अपनी तरफ से क्रेडिट लेने के लिए खबर जारी की है। पुत्र सामने भी तो दादा बैठा सामने नजर आ रही है करप्शन। ये 11% टैक्स जो है वो चोरी हुआ है। 11% इजाफे की बात ना बताएं हमें बताएं कि 22 जितनी कीमत बढ़ी है टैक्स उतना बढ़ना चाहिए। देखिए ना, देखिए अगर सेल टैक्स 17 रुपए और कीमत जो है उसकी 10 रुपए चीज की, तो सेल टैक्स जो है वो 1.25 रुपए उसके ऊपर, 1 रुपए 70 पैसे। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1.25 रुपए। अगर उस कीमत चीज की कीमत बढ़ के 20 रुपए हो गई तो 3 रुपए 40 पैसे टैक्स। सीधी सी बात है, पैसे किधर गए?
ते बाकी पैसे केड़ा कुत्ता चट गया ये बताओ नासिर मदनी साहब के, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा जी। हाँ 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 अगला बहरान सुन रहे हैं फिर हाँ। हमाद अजहर। हमाद अजहर ने ये यकीन दहानी करवाई यार है ये बहुत बड़ा ब्लंडर मार बैठे हैं कि फर्नेस ऑयल के सफिशिएंट जो स्टॉक्स हैं वो अवेलेबल हैं। ओ यार मामा, वो मोर देन सफिशिएंट अवेलेबल है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की रिफाइनरी जब ऑयल को रिफाइन करती है, ख़ास तौर पे हमारी ये जो पिंडी के अंदर वाक़या है फिरौन अली, GHQ वो भी तो रिफाइनरी है ना दादाजी, वो भी रिफाइनरी है। मैं साबित कर सकता हूँ, मैं पूरा थीसिस है इस पे। मैं भाई प्रोग्राम कहाँ जा रहे हैं? मैंने इसीलिए कॉलर माइक नहीं लगवाया इस प्रोग्राम में कि भागने में आसानी रहे। अपनी तो औकात नहीं यार, वो वाली यार, वो जो अरबी ने खरीद ली हुई है। अच्छा जी, वो फिरौन वाली, वो तो अटक थी। अटक रिफाइनरी जो है वो पिंडी में कहाँ से आ गई? पिंडी से आगे अटक, अटक नाम नहीं, इसका अटक वैसे उसका नाम अच्छा। है, वो पिंडी में ही वाक़या। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो भी रिफाइनरी है। अच्छा चलो ठीक है। वो जो अटक रिफाइनरी है उसने सबसे पहले हाथ उठाया था और उसने ये कहा था कि हमारे पास फर्नेस ऑयल बहुत ज़्यादा जमा हो गया। वो जब ऑयल की रिफाइनिंग करती है तो उसके अंदर से इतने % पेट्रोल निकला, इतने % डीजल निकला, इतने % कैरोसिन ऑयल निकला, इतने % जेट फ्यूल ऑयल निकला, इतने % वो जो तुम भी डलवाते हो गाड़ी में हाई ऑक्टेन है, हाई ऑक्टेन निकला, और इतने % इसमें फर्नेस ऑयल निकला। ठीक है, बाकी तो बिकते गए, अब फर्नेस ऑयल को खरीद ही नहीं रहा। तो बजाय इसके कि ये चवल जिसका नाम हमाद अजहर है, ये उस फर्नेस ऑयल को बिकवाने के लिए किसी खुसरो बख्तियार को कहता कि पैन उधर उतो चुक लो, है, ताकि उनके पास जगह खाली हो और वो रिफाइनिंग जारी रखें। उन्होंने कहा कि हम फलां तारीख को बंद करने लगे हैं रिफाइनरी। उसके बाद 2-3 और भी रिफाइनरियों ने कह दिया कि हम भी बंद करने लगे। फर्नेस ऑयल बिक ही नहीं रहा, फर्नेस ऑयल बिक ही नहीं रहा, इजाफी हो गया। ते चवल ने भला की कीता, जी। पूरा एक जहाज फर्नेस ऑयल का और इंपोर्ट करके सानू दसन दिया फर्नेस ऑयल की तो कोई कमी नहीं, है? फर्नेस ऑयल की तो कोई कमी नहीं। वो जहाज खड़ा हुआ है, डैमेज पड़ रहा है उसका जहाज, आईसी इधर एंकरेज पे खड़ा हुआ है। ये डैमेज करने के एजेंडे पे है, ये खजाने से, तबाही फेरने के एजेंडे पे है। खजाने से पैसे जा रहे हैं भाई। हमाद अजहर की जो लूट मार है वो मैंने आपको स्टील सेक्टर के जरिए इसने की है, आप मेरा व्लॉग उस पर ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं। लेकिन यार ये तो यहाँ पे टोटल डिजास्टर के प्रोपेगेंडा उसके मिशन के ऊपर है। रिफाइनरियां बंद हुई पड़ी हैं क्योंकि उनके पास फर्नेस ऑयल बहुत ज्यादा। ठीक है, वो फर्नेस ऑयल रखें कहाँ, लिहाजा उन्होंने रिफाइनरियां बंद कर दी। ये बाहर से जहाज उठा के ले आया फर्नेस ऑयल। LNG इंपोर्ट हुई इस बंदे से, LNG से इंपोर्ट नहीं हो रही, फर्नेस ऑयल धड़ाधड़ इंपोर्ट करी जा रहा है, और इंपोर्ट करके अब हमारे पास रखने की जगह नहीं है मेरी जान। वो हमने जहाज बाहर खड़ा कर दिया रोजाना की बुनियाद के ऊपर, हर घंटे बाद उसका हमें डैमेज पड़ा, किराया पड़ा, समझ जी जी, किराया पड़ रहा है। वो कहता है अपना ऑयल लाओ, साडा जहाज जान दो, हमारे पास वो ऑयल जहाज ऑफलोड करके रखने की जगह नहीं है, क्योंकि आगे किन को दें। बिजली की इतनी डिमांड है नहीं कि बिजली बना के हम फर्नेस ऑयल से कहें। पिछली हुकूमत जो थी वो फर्नेस ऑयल के महंगे सौदे कर गई थी, तो खुद की अपने हाथ से किया है यार। वैसे ईमान से जितनी चित्रौल हम इनकी रोजाना करके सोते हैं, गैरत वाले हो ना, ईमान से ख्वाजा आसफ याद आ। जी जी, कोई शर्म नहीं। हाँ, अपने सियालकोट वाले कोई शर्म होती है, हाँ, वो जो है वो कोई शर्म होती है, हाँ, वो कोई हया होती है, टैक्स पेयर का पैसा है, मुल्की खजाना है। क्या ख्वाजा साहब, वैसे यार ख्वाजा साहब की ये वाली मीम बननी चाहिए। आइडिया दे रहा हूँ नौजवान नस्ल को। वो जो है, जो कोई होती है ग्रेस, वो शर्म करो, कोई हया करो। देखिए टैक्स पेयर का बाहर पैसा जाके गाड़ियां निकालते हो, यहाँ पे डेली अलाउंस लेने आ गए। सर ये पूरी मीम बनती। अच्छा, अब अगली खबर चेक करें। हाँ। किसान रुल गया खाद के पीछे। हाँ। खबर हमने जारी की कि सिंध और पंजाब 2 सूबों में जहां पे गंदम की बुवाई होती है मेजोरिटी, जी, उसकी जो काश्त की कैंपेन है वो मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह। हालांकि गंदम की फसल इफेक्ट होगी। अब गंदम की कम से कम 30% फसल शॉर्टफॉल है, क्योंकि इतना ही खाद का वो है, शॉर्टेज है। आप मेरे से पूछ रहे हैं, अगर मैं इनके नज़दीक कहीं भटकता हूं तो मैं इस वक्त ही चुपके से आलमी मंडी में जाके ना तो सस्ते दामों गंदम के ऑर्डर बुक कर लूं, जैसे इंडिया करता है, जैसे इंडिया कर रहा होगा।
या कर चुका होगा। उसकी वजह यह है कि जिस दिन यहाँ के मिनिस्टर ने मुंह खोल के भौंकना है कि हमारा इतना शॉर्टफॉल है, उस दिन गंदम आलमी मंडी में उछल के छत को बजनी है। फिर ये महंगी गंदम खरीद के लाएंगे जी, फिर महंगी कितना के लेंगे? $100 पर बुशल, में मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, $100 पर बुशल के ऊपर कमीशन जो है वो $10 बनेगा। लेकिन अगर वही बुशल जो है उसका गंदम का वो $150 का हो जाएगा तो $15 बनेंगे ना जी। इस फार्मूले के तहत ये वहां पे प्राइस हाइक करवाते हैं। ठीक है, आगे मेरे पास खबर नहीं जी, खबर चेक करें ना दादाजी, हाँ। साथ साथ शुगल भी चलना चाहिए। शिबली फराज, हाँ। अगले कुछ ही सालों में भंग की जो एक्सपोर्ट है वो $5 बिलियन का हिस्सा क्रॉस कर जाएगी। ये शिबली फराज ने दावा किया ये तो कोई भंगी ही कह सकता है जी, भंगी ही कह सकता है। सर हमने भंगी को यहां से मार भगाया था, जी। तोप उसकी रख ली थी हमने ये एनसीए के सामने, और पंजाब यूनिवर्सिटी मेरी मादले इल्मी के ओल्ड कैंपस के सामने जो रखी हुई है ना इतनी बड़ी तोप, जिसके ऊपर कबूतर बैठ के शरारतें करते रहते हैं। हाँ, भंगी की तोप हमने यहाँ पे रख के अहले पंजाब ने और अहले लाहौर ने भंगी की दौड़ लगवाई थी हमने। ठीक। अच्छा, अब यार मुझे इससे याद आया, यार हमारे दोस्त हैं अजहर मुनीर साहब। हाँ, अच्छा जी, कितने गया? क्या हुआ? अजहर मुनीर साहब ने एक किताब लिखी है, ये पढ़ा हुआ है, ये मैंने इधर रखा है। बैठा जी जी, ये अजहर किताब, मुनीर साहब जी किताब चाहिए तो अपना उन सीनियर सहाफ़ियों में से हैं कि जिन्होंने सहाफ़त को ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ। इंतहाई कसम पुरसी की हालत में रहने के बावजूद भी उस बंदे ने जद्दोजहद नहीं छोड़ी। उन्होंने एक किताब लिखी है और मैं पढ़ना शुरू किया, किताब नहीं किताबचा है, क्योंकि किताब लिखने का उनके पास है तो ये किताब ही अगर इसे देखा जाए तो ये कम अज़ कम इतना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, अगर इसको सही तरह से छापा जाए तो ये 100-125 सफ़े की किताब बनती है, बल्कि 150-200 सफ़े की किताब बनती है। छोटे फॉन्ट में उन्होंने ये किताबचा छापा है और वो कह रहे हैं कि अपने पल्ले से वो कम अज़ कम भी इस तरह के 26 और किताबचे लिखेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। पहला मौजू ही था और बड़ा कमाल का मौजू था, और सारे वो मेरे आर्गूमेंट जो मेरे दिल में थे, मैंने सोचा कि गोया ये भी मेरे दिल में था, वो उन्होंने इसमें समो दिए। क्या पंजाबी हमला आवरों का खैर मुकदम करते रहे? खैर मकदम, जी जी, खैर मुकदम, वो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है बहुत लॉजिकल, बहुत आर्गूमेंट के साथ। और जो मुझे हमेशा इस तरह के दलाइल देने वालों से शिकवा रहता है, उन्होंने वो बात एक फ़िक्रे में लपेट दी। उन्होंने कहा कि मैं कोई ये नहीं कह रहा कि जो सरहदों के दरमियान वो तकसीम हो गया है, ठीक है, आप उन सरहदों को रिवर्स करने की बात करें, एक नेचुरल प्रोसेस था, हो गया। इंडिया ने के हिस्से में जो 3 ज़िले आए थे उसने उसके 3 सूबे बना दिए, ठीक है। और अंग्रेज़ ने भी तो पंजाब के साथ जुल्म किया था ना, कि सरहद, सूबा सरहद जो उस वक्त बनाया था उसको साथ रखने के लिए उसने पंजाब के कुछ ज़िले उधर उसको बख्श दिए थे। ये सारी तारीख उन्होंने इसके अंदर समेटी है। आपको उनसे उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैंने किसी पंजाबी की तरफ से अपना नुक्ता नज़र मुजस्सम शक्ल के अंदर बयान करने की पहली शौरी कोशिश देखी। तो जो लोग इस हवाले के ज़रिए से ज़रा हसास है, यानी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट दी। उन्होंने कहा कि अपनी बारी आए ना तो ये अब नेशनलिस्ट होते हैं, ठीक है, और जब हम पंजाब के नेशनलिस्ट होने की कोशिश करें तो हम शोवनिस्ट हो जाते हैं। बड़ी टेक्निकल, बारीक और महीन डिस्कशन है। अजहर मुनीर ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे इतना प्यारा लगा। आप इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इस नंबर पे फ़ोन करके आप उनसे बराह रास्त भी तलब कर सकते हैं। वो कह रहे हैं मैं मुफ्त तकसीम कर रहा हूँ, लेकिन यार ऊपर 100 रुपया कीमत लिखी हुई है, आप दे दीजिएगा। वैसे वो कहते हैं 100 रुपया गलती ना छाप गया, हमने इसका 10 रुपये कीमत रखी थी। तो खैर, लेकिन फिर भी इस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। उनका फ़ोन नंबर है 0300 488 6982। इस नंबर पे आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और उनसे ये किताबचा तलब फरमा सकते हैं या जाके लेके आ सकते हैं। मलंग से आदमी है, प्रेस क्लब में आपको मिल जाएगी। भंगी ये बात कर सकता है यार। ये मैं अनाउंसमेंट हो गई इस किताब के ऊपर कुर्बान ही हो गया। वापस आए, भंग का तो शुगर लगा ले, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। हाँ। भंग का शुगर लगा ले। भंग का क्या शुगर लगाए, आप भंग पिए। यार मेरा बड़ा दिल करता है भला किया जी
कि भांग वाले पकौड़े बना के ना गर्मा गर्म शिबली फराज को दी। वैसे आपको उनसे के बयान से पता नहीं चलता क्यों उन्होंने भी पी हुई? नहीं, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है। चनेटी कहना मैं पीती हुई है। नहीं, लगता नहीं है, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है बकायदा। क्या? 1154 की बात है। हाँ, साईं कायम अली शाह से पूछा सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कि साईं आपके बाद आपकी लेगेसी कौन कैरी करेगा? तो साईं ने कहा कि बरे सगीर पाको हिंद में एक शायर होगा, उसका लौंडा जो है ना वो मेरा इनहेरिटर होगा। इनहेरिटर होगा। तो वो है ना, आ गया। उसने ये भी कहा होगा कि बड़ा इनकलाबी शायर होगा वो। जी जी। लेकिन हम उसके लौंडे को गुमराह करके उससे इंतकाम लेंगे। उसने ये नहीं कहा कि उसका लौंडा जो है वो लैटिन अमेरिका में बीसीसीआई में पढ़ा जाएगा। जी जी, साईं ने सारी बातें बता दी थी, सारी बातें बताई कि मेरे इनहेरिटर में क्या क्या फिर उसके बाद वो वहां से रिहा होने के बाद फिर आगे पाकिस्तान में वजीर लगेगा। चले जनाब, लास्ट बात, वीकली इन्फ्लेशन 2 साल का हाई तोड़ गई। हाँ जी, इस हफ्ते कीमतों में जितना इजाफा हुआ है वो पिछले 2 साल के किसी हफ्ते में नहीं हुआ। लेकिन मैं जिस बात के ऊपर तशवीश में मुब्तला हूँ कि सर्दियाँ पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर सुकड़ती जा रही हैं। ठीक है, मतलब अभी हमने गर्म कपड़े कटे नहीं हैं और सर्दियाँ खात्मे की तरफ चल पड़ी। एक आध वेव रह गई है, उस वेव के बाद सर्दियाँ गई। जनवरी में तो पड़ेगी दादाजी। ठीक है, एक वेव ही है ना जी। एक वेव थी, पहले टेम्परेचर ने 4 डिग्री सेल्सियस को टच किया, फिर ऊपर आया। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 9, 10, 11 पे रह के अब दोबारा डिप ले रहा है। ठीक है, इस डिप के बाद तीसरी वेव नसीब नहीं होनी अहले पंजाब को ठंड की। तो इसलिए जो सर्दियों की सब्जियां होती हैं वो 2 माह में आ जाती हैं, और जब ज़्यादा ओवर सप्लाई होती है, ख़ासतौर पे पंजाब की चीज़ें जो हैं जब वो ओवर सप्लाई होती हैं तो उनकी चीज़ें गिर जाती हैं। इस वक्त सब्जियां, वेजिटेबल की कीमत कम तरीन सतह के ऊपर है, इससे नीचे नहीं जानी। और आप अंदाज़ा करें कि जब ये सर्दियों का मौसम ख़त्म होगा फरवरी के बाद और गर्मियों का आएगा, और गर्मियों की सब्जियां आएंगी जो कि महंगी होंगी निस्बतन, तो ये अफराते ज़र जो है ये शायद पिछले 73 साल का रिकॉर्ड तोड़ दे। और अभी वो माल जो 172, 175 और 180 के डॉलर की एलसी खुली है, वो माल अभी मार्केट में हिट नहीं किया। अभी आप 160, 162 और 165 वाली एलसी का माल इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंपोर्ट हुआ है। जब ये 180 वाली एलसी का माल हिट करेगा तो भाईजान 50% तो चीखें निकलेंगी आप, इतना तो इजाफा लीजिए। लेकिन ये वो रोना है जो हम रोने के लिए हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में, ताकि आपको इस अमर की निशानदेही करते रहें और अपने अल्लाह के यहाँ सुरखरू हों कि जब सारे लोग जो थे वो उसके तराने गा रहे थे तो हम मुसल्लत की जाने वाली तबाही जो थी उसके बारे में लोगों को अपनी मुनहनी आवाज़ के अंदर आगाह करते जा रहे थे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।